कहीं ना कहीं वहां कमजोरी दिखाई दे रही है अभी भी। लेकिन ईडी के मामले को जरा समझाइए कि ईडी जो है उसे ही हर जगह कार्रवाई के लिए क्यों भेजा जा रहा है। ईडी के पास कितने ऐसे पावर हैं कि जहां सीबीआई और बाकी जो हैं वो पीछे हो जाते हैं। राजीव जी, ईडी जो संस्थान है उसका मूल रूप से इसीलिए प्रादुर्भाव हुआ था ताकि देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, भारत का जो धन है वो विदेशों में भेजा जा रहा है या काला धन जो जनरेट किया जा रहा है, उन पर रोकथाम की जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके और प्रभावी रोकथाम हो सके। ये बात और है कि 2010-12 तक या 14 तक या 15 तक भी कहूँ तो ईडी जो है वो अपना काम बहुत ही शांति से कर रही थी, जो भी थोड़ा बहुत कर रही थी। और अदालतों में उसके मुकदमे जाया करते थे और हम लोगों ने ऐसे कई मुकदमे देखे हैं और हमने कई ऐसे मुकदमे में शिरकत भी की है ईडी की अदालतों में, जहां पर इस तरह के मामले चले हैं। पुणे के एक सज्जन थे, उनके खिलाफ जो है ईडी का केस चला 10 साल से ज्यादा तक, और उस मामले में भी उस व्यक्ति को सजा नहीं हो पाई। तो ये सब जो है वो उसमें मेरे सामने की घटनाएं होती थीं और जिन सज्जन को गिरफ्तार किया गया था वो लगातार ईडी के अफसरों को अदालत में ही बैठ करके और दाएं बाएं उनके पास बैठे हुए लोगों को कानाफूसी करते हुए और माँ बहन तक की गालियां सुनाते थे और ईडी के अफसर तिलमिला कर रह जाते थे और कुछ बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे। बाद में उनका क्या हश्र होता होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तब न्यायिक हिरासत में थे। और अब जो है ईडी को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि ईडी के पास में दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो उनके पास में किसी भी व्यक्ति को सम्मन करने और बुलाने के लिए अदालत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आरोपी को जो है अपने सामने पेश होने के लिए नोटिस भेज सकती है। दूसरी चीज उसके पास ये है कि अदालत में जाकर के आरोपी को ही साबित करना होगा कि वो ही सही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, वो आरोपी नहीं है इस केस में। तीसरी बात यह है कि ईडी को राज्य सरकारों की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। ईडी किसी भी राज्य में जाकर के स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र एजेंसी की तरह से एक्टिविटी कर सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी संपूर्ण राष्ट्र में कहीं भी काम कर सकती है, क्योंकि उसके ज्यूरिसडिक्शन का कोई समस्या नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, वो इस वक्त जेल की चक्की पीस रहे हैं। फिर उसके बाद में शिवसेना के नेता जो हैं संजय राउत, उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला जो है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, उनके खिलाफ जो है वो डंडा चलाया हुआ है। तो ऐसे ये जो तमाम मामले इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, जिसकी न सिर है न पैर है, जिसका कोई भी एक बेसिक जो है हमारे सामने आरोप जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके आधार पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। ईडी को एक छोटी सी शिकायत अगर कोई भी व्यक्ति कर देता है, एक खत लिख करके भी, तो ईडी उसके आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो ये जो पूरा का पूरा चक्र चल रहा है, क्या ये काम डीआरआई नहीं कर सकती है? लेकिन डीआरआई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी चीजें उनके पर्व्यू में नहीं आती है। तो लेकिन इसी तरीके से जहां आपने सवाल राजीव जी पूछा कि क्या कोई और एजेंसी, बिल्कुल एक और एजेंसी है जिसका कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका वो है एनआईए। एनआईए का काम जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही गंभीर आतंकी मामलों की जांच और उसके ऊपर गुप्तचरी करने के लिए बनाया गया था। और आज जो है छोटे छोटे से मामले जिनमें कि एनआईए जैसी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उसमें उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। नुपुर शर्मा मामले में एक व्यक्ति दर्जी की हत्या कर दी जाती है और उसमें 2-3 लोग शामिल हैं, उनका केस जो है वो एनआईए को दिया जाता है। एनआईए के पास में काम का इतना बोझ बढ़ चुका है कि एनआईए एजेंसी जो है वो थोड़े दिनों में एक तरह से डिफंक्ट होकर के रह जाएगी। जिस तरह से सीबीआई की हालत कुछ अर्सा पहले हुई थी, और सीबीआई की हालत इतनी खस्ता हो गई थी, इतना वहां पर मैन पावर क्रंच था, जिसके कारण सीबीआई का पूरा ढांचा चरमरा करके रह गया था और सीबीआई में जांच जो है वो 15-15 साल 20-20 साल चल रही थी। वैसी ही स्थितियां अब ईडी
और यहाँ पर दिखाई देने लगेगी को थोड़े ही दिनों में एनआईए में, और स्थितियां ये बन जाएंगी कि ये दोनों एजेंसियां जो हैं वो देश की सर्वोपरि जांच और एजेंसियां बन करके सामने आ जाएंगी, और उस पर एकाधिकार जो है वो आप जानते ही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित हो रहा है, ये सब जानते हैं। और इसका बुरा नतीजा ये निकलेगा कि राज्य जो हैं उनके यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की हालात हैं, बाकी और जो चीजें हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग द्वारा जो इन्वेस्टिगेशंस लोकल पुलिस द्वारा की जानी चाहिए, वो सारी की सारी पावर्स जो हैं उनके पास से निकल जाएंगी, और पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में एक किस्म का सा त्राहिमाम शुरू हो जाएगा। और इसका कानूनी तौर पर बहुत ही नुकसान जो है वो देश को झेलना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों जो है वो चीफ जस्टिस रमन्ना ने भी कहा, जिस तरह से कि करीब करीब 70-75% जो लोग जेलों में बंद, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, और गिरफ्तारी जो है वो किसी भी मामले में अंतिम रिसॉर्ट होना चाहिए, अंतिम मुद्दा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, वो तो बाजार जाकर के टमाटर और आलू प्याज खरीदने से भी ज्यादा आसान तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और ऐसे मसलों पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति ने अमित शाह के साथ में एक पूर्व आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की तस्वीर शाया कर दी, शेयर कर दी ट्विटर पे, तो भी उस व्यक्ति को गुजरात एटीएस आकर के गिरफ्तार कर ले जाती है। एटीएस गिरफ्तार करती है इस तरह के मामले में, कमाल की बात है। ये एजेंसीज के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। और इतनी तो जो मैं सोचता हूं कि मैंने इसके वक्त में भी नहीं देखी सुनी, इमरजेंसी के वक्त में भी। राजीव जी। बिल्कुल, शायद ये एक अलग तरह का भय, एक अलग तरह का डर पैदा करने की कोशिश हो कि देखिए सीधे एनआईए, सीधे एटीएस, सीधे ईडी, इन सब का सामना करना पड़ेगा, और कर ही रहे हैं लोग। अविनाश दास की बात आप कर रहे थे, और उनको उसी ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक तस्वीर साझा की, और गुजरात एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया, आज जमानत मिली है उन्हें। लेकिन बात यही है कि आखिर सोशल मीडिया के ज़रिए या कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात भी कल सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, और वो भी मोहम्मद ज़ुबैर के मामले में कि अगर पत्रकार लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कल कहा है कि लिखेगा नहीं और बोलेगा नहीं, जैसे वैसे ही बात हो गई जैसे कि एक वकील से हम कह दें कि बहस मत करो, तो वकील बहस नहीं करेगा तो करेगा क्या, पत्रकार लिखेगा या बोलेगा नहीं तो फिर करेगा क्या। लेकिन बात यही है कि एक तरफ ये सब सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या धरातल पर ये सब है, एथिकल बातें फिर से हम आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा कि 10